अस्सलाम वालेकुम बच्चे, वेलकम बैक। बच्चे आज हम पढ़ने लगे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग। ये चैप्टर बच्चे थ्योरेटिकली है, लेकिन थ्योरी का नाम सुन के बच्चे ये सब कुछ रट्टा लगाने मत बैठ जाना। कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, सिंपल सीख लो, याद तो कुछ भी नहीं करना बच्चे, सीख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। क्योंकि बच्चे कहा जाता है ना कि बगैर कॉन्सेप्ट के नॉलेज मतलब बिना निप्पल के छाती, पॉइंटलेस। ठीक है, तो बगैर किसी लंबे छोटे डेफिनेशंस के कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चे, बिजनेस यानी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाए, दैट इज नोन एज बिजनेस। कमर्शियल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? देखो, ऑर्गेनाइज्ड लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक किसी खास पर्टिकुलर सेम मकसद के लिए काम करते हैं, सेम पर्पस के लिए काम करते हैं, दैट इज नोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज की जाए, दैट इज नोन एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बात खत्म। अब बच्चे ये तो बेसिक्स थी। ये चैप्टर जब आप बुक में ओपन करोगे तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक मिलेगा दैट इज ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन को तो हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन व्हाट इज ऑफिस? देखो बच्चे, ऑफिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो क्यों? देखो बच्चे, क्योंकि ये ऑफिस ही ऑर्गेनाइजेशन के तमाम इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर होता है। यहां पे आपको इस बिजनेस से रिलेटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन वाले मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चे, एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको एक प्लॉट खरीदना है, ठीक है, आपको एक प्लॉट खरीदना है। यहाँ पाकिस्तान में मलिक रियाज का नाम तो आप जानते ही हो ना। तो अगर आपको एक प्लॉट खरीदना है तो क्या आप मलिक रियाज के बहरिया टाउन में जाके इधर उधर फिरोगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या नहीं मलिक रियाज के ऑफिस जाओगे, वहां उनको बताओगे कि भाई मुझे प्लॉट खरीदना है, बताओ आपके पास कौन कौन से सेक्टर्स में प्लॉट हैं, रेट्स क्या क्या है मुख्तलिफ प्लॉट्स के, अच्छा मेरा ये बजट है, उसमें आप रिकमेंड क्या करते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी प्लॉट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उस ऑफिस से मिलेगी, बहरिया टाउन में इधर उधर फिरने से नहीं मिलेगी। एक और इंफॉर्मेशन, लेट्स सपोज आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई हमारा बेटा जो है या हमारी बेटी जो है वो कैसी पढ़ रही है, उसकी एक्टिविटीज क्या है स्कूल में, ठीक है, बाकी जो उसका चाल चलन जो भी है वो सब ठीक जा रहा है कि नहीं, किसी को कोई शिकायत तो नहीं। अब वालिद साहब या आपकी वालदा मोहतरमा क्या करेंगी? स्कूल आके स्कूल के ग्राउंड में इधर उधर फिरेगी या स्कूल आके मुख्तलिफ क्लासरूम के चक्कर लगाएगी? नहीं, वो जाके ऑफिस में पूछेगी कि भाई मुझे अपने बेटे या अपनी बेटी का रिपोर्ट चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं बात? अच्छा बच्चे, अब इस ऑफिस के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं ऑफिस के मेन फंक्शंस? सबसे पहले परचेजिंग। यहां आपको परचेजिंग से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमने क्या परचेज करना है, किससे परचेज करना है, कितना परचेज करना है, कब परचेज करना है, किस रेट पे परचेज करना है। पर्सोनेल या ह्यूमन रिसोर्सेज। अब बच्चे, ये पर्सोनेल इसको कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पर्सोनल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज को यानी वो डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉयज के हायर करने को या फायर करना उनका काम होता है, मतलब एम्प्लॉयज को काम पे रखना या काम से निकालना उनका काम होता है। तो पर्सोनल किसे कहते हैं? एम्प्लॉयज को पर्सोनल कहते हैं। बात खत्म। तो इस डिपार्टमेंट में आपको क्या मिलेगा कि कौन कौन से एम्प्लॉयज को हायर करना है, किस स्किल्स वालों को हायर करना है, कौन कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनको निकाल बार फेंको, फायर करो, ठीक है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां से मिल सकती है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी बिजनेस के मुख्तलिफ जनरल एक्टिविटीज को कैसे रन कर सकते हैं, उनको चलाने का प्रोसेस क्या है, दैट इज नोन एज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपको ये मिल सकती है। फाइनेंस, मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई थी ना बच्चे कि व्हाट इज फाइनेंस? अरेंजमेंट ऑफ कैश इज नोन एज फाइनेंसिंग, ठीक है। अब बिजनेस में कितना पैसा चाहिए, कहां से उसकी अरेंजमेंट करें, सेल्स करके पैसा अरेंज करें, ठीक है, शेयर्स बेच के अरेंज करें, कोई करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट बेच के पैसे की अरेंजमेंट करें, किससे लोन लें, अगर लोन लेना है तो बैंक नंबर ए से खरीदे या बैंक बी से खरीदे या बैंक सी से खरीदे, किसका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, किसका कम है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंस वाले देंगे। सेलिंग एंड मार्केटिंग, क्या बेचना है, किधर बेचना है, कितने का बेचना है, कैसे बेचना है, उसको मार्केट कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है उसकी, ये सारी इंफॉर्मेशन सेलिंग एंड मार्केट वाले आपको देंगे। और ये सब आपको कहां मिलेगा? बिजनेस के ऑफिस में बच्चे। इसके बाद बच्चे आगे हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट।
अब देखो बच्चे, बिजनेस में आप भेड़ बकरियों की तरह लोगों को तो एम्प्लॉय नहीं कर सकते ना, कि बस एम्प्लॉय किए और करो जो करना है, लगे रहो, बिजनेस का ये गोल है और अब करते जाओ जिसने जो करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, एक चार्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ओनर साहब आते हैं, ठीक है, ये ओनर है, उन्होंने 3 लोगों को हायर किया, एक मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, एक प्रोडक्ट के सेल्स के लिए, और एक जो है वो इनको असिस्ट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर प्रोडक्शन वालों ने अलग अपने पास 3 लोग रखे, ए बी सी। सेल्स वालों ने अलग 3 लोग रखे, ए बी सी। एक प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, एडवर्टाइज वगैरह वगैरह, और एक जाके डे टू डे बाकायदा सेल्स को ऑपरेट करने के लिए। एडमिन वालों ने अलग 3 लोग रखे हैं, आईटी वाला अलग रखा है, मेंटेनेंस वाला अलग रखा है, और मुख्तलिफ वगैरह वगैरह। तो देखो, ये एक चार्ट बन गया हमारे पास। हमें पता चल गया कि भाई किस किस बंदे की क्या क्या ड्यूटी है, उसके अंडर कौन कौन लोग आते हैं, किस बंदे ने जाके किसको रिपोर्ट करना है। एक खास तरतीब, एक चैनल, एक फॉर्मल तरीका हमें पता चल गया कि भाई बिजनेस ऑपरेट कैसे करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाना कैसे है। तो देखो बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन में जो जो लोग हैं, कौन किसको जॉब दे है, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, कौन किसको क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा और किस तरीके से, किस जरिए से भेजेगा, ये सारी फॉर्मल इंफॉर्मेशन जो है ये आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू ही मिल सकती है। ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, इस सब को आसानी से डिफाइन कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ये सब कुछ हमें मिल जाता है बच्चे। अब देखो बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में उन लोगों ने क्या कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आर अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डिपिक्टिंग द वेरियस रोल्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर। वही बात की कि जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, उसमें हर एक बंदा किस बंदे से किस तरीके से और किस वजह से रिलेट करना है, ठीक है, और किसकी क्या ड्यूटी है। They are a simplified and standardized way of showing, क्या शो करने के, the units यानी departments into which organization is divided and how they relate to each other। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, इस पूरे बिजनेस को आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। जिस तरह भी हमने कहा ना, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, एक सेल्स डिपार्टमेंट था, एक एडमिन डिपार्टमेंट था, मार्केट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आप बिजनेस को डिवाइड कर सकते हो। हर किसी का अपना अपना काम होगा। फिर वो डिपार्टमेंट्स अपना काम पूरा करने के लिए आगे अपने नीचे और लोग एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग चैनल्स। देखो बच्चे, इधर देखो, ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसने एक अपने लिए डिपार्टमेंट बनाया है सेल्स एंड मार्केटिंग का, एक फाइनेंस का, एक पर्सोनल यानी एचआर का, ह्यूमन रिसोर्सेज, एक परचेजिंग डिपार्टमेंट और एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इधर देखो, फाइनेंस वाले सेल्स वालों को जवाब दे नहीं है, ठीक है, वो एक दूसरे से कुछ नहीं पूछ सकते कि भाई तू कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, नहीं। पर्सनल वाले फाइनेंस वालों को कुछ जवाब नहीं देंगे, कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। परचेजिंग वालों ने पर्सनल वालों से कुछ नहीं पूछना, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने परचेज वालों को किसी बात के जवाब नहीं देना, वो ने परचेज वालों को किसी बात का जवाब दे नहीं होना। लेकिन ये सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब दे हैं, उसको सब के सब चीज़ों का खबर होनी चाहिए। सारी की सारी जो इनके आमाल है ना, ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मल तरीका, एक प्रॉपर चैनल पता चल जाता है कि किसने किसको किस तरीके से और क्या रिपोर्टिंग करनी है बच्चे, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आपको पता चल जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, देखो बच्चे, थर्ड पॉइंट जो है कि एनी प्रॉब्लम्स इन दीज एरियाज सच एज एक्सेसिव लॉन्ग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनिट्स और अनक्लियर एरियाज ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से ही हमें पता चलता है कि भाई कोई लॉन्ग चेन ऑफ कमांड तो नहीं चल रही, कोई एक ऐसा एरिया तो नहीं है जिसको हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकती है। अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ये ना बना हुआ हो तो ये मसले बढ़ते जाएंगे। एग्जांपल समझाता हूं, फॉर एग्जांपल बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं, ठीक है। मैंने क्लास में अपने पास एक सीआर रखा हुआ है, स्टूडेंट में से एक सीआर को चुना हुआ है, और आगे कुछ स्टूडेंट्स, हम तीनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से,
और हमें जोड़े रखा है बैक एंड पे एडमिन ऑफिस ने, ठीक है। अब अगर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमारे पास मौजूद ना हो, लेट सपोज मैं सीआर जनाब को कोई इंफॉर्मेशन दूं और उसको आगे पता ही नहीं है किसको ये भेजना है, किसको आगे ये सेंड करना है, मैंने इंफॉर्मेशन किसको इंफॉर्मेशन देनी है मैंने आगे जाके, तो स्टूडेंट्स तक कोई भी बात पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। लेट सपोज मैं खुदा ना खास्ता बीमार हो जाऊं और मैं बस सीआर को मैसेज कर दूं कि भाई पूरे क्लास वालों को बता दो कि कल मैं नहीं आ रहा, कल आप मत आओ, कल छुट्टी है, और सीआर जनाब उसको पता ही नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन को मैंने करना कि आगे भेजना किसको है, तो क्या स्टूडेंट को पता चलेगा कि सर कल नहीं आ रहे? नहीं, वो बेचारे तो कल आ जाएंगे और मैं इधर मस्ती से बेड पर पड़ा हुआ हूं और वो उधर आके क्लास में मुझे गालियां दे रहे होंगे कि खुद पता नहीं क्या गुलछरे उड़ाने चला गया, हमें इधर छोड़ गया। नहीं, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना हुआ होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो या तो मैं सीआर को इंफॉर्मेशन भेजूंगा, सीआर को पता होगा कि ये इसने आगे स्टूडेंट्स को भेजना है, या मैं एडमिन वालों को बोलूंगा कि भाई मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, मैं कल नहीं आ सकता, ये मसला है, और एडमिन वाले सब के सब को मैसेज करके बता देंगे कि भाई ये मसला है, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कल सर नहीं आ सकते तो आप भी ना आओ, छुट्टी मारो, मजे करो। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अगर ना हो तो देखो कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और ये प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो तो हर किसी को पता होगा कि भाई उसने किसको और किस तरीके से क्या क्या जवाब देना है, किस चीज की रिपोर्टिंग करनी है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज को देख के बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, इसको पढ़ते हैं। देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, अगर आप फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हो ना, दैट इज नोन एज फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। इन्होंने ये लिखा हुआ है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व सेटिंग अप डिपार्टमेंट्स फॉर पीपल हु डू सिमिलर जॉब्स। हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, मतलब प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग पर्पस के लिए अलग डिपार्टमेंट, सेल के लिए अलग डिपार्टमेंट, आईटी यानी मेंटेनेंस और ये एडमिन वालों का अलग डिपार्टमेंट, एचआर का अलग डिपार्टमेंट। सिमिलर जॉब जिन जिन लोगों का भी है, हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट सेट कर दिया जाता है। Primary functions in a manufacturing company might be production, sales, finance and general administration. Sub-departments of marketing might be selling, distribution and warehousing. कि मतलब समझाता हूँ। देखो बच्चे, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने नीचे अपने पास एक रखा हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डायरेक्टर, एक फाइनेंशियल डायरेक्टर, एक इंजीनियरिंग डायरेक्टर, एक पर्सनल डायरेक्टर। अब देखो ये अलग अलग फंक्शंस है कि नहीं। प्रोडक्शन वालों का काम है चीजें बनाना, मार्केटिंग वालों का जो बनाया है उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, फाइनेंशियल डायरेक्टर का काम है ये सब प्रोसेसेस के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं उसकी अरेंजमेंट करना। इंजीनियरिंग डायरेक्टर का मतलब इस कंपनी में जो भी मसले मसाइल आते हैं, जो भी स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ भी मसला आता है उसको हल करना। और पर्सनल डायरेक्टर का मतलब कौन हायर करना है, किसको फायर करना है, कौन कौन से स्किल्स वाले लोग चाहिए, कौन कौन से स्किल्स वाले लोग हमारे किसी काम की नहीं, उनको बाहर फेंको, ये सब उनका काम है। तो देखो फंक्शन के बेसिस पे उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए कि नहीं, अलग अलग लोग हायर कर रहे हैं कि नहीं। अब सब डिपार्टमेंट्स किसे कहते हैं कि जब ये वाले डिपार्टमेंट्स नीचे अपने लिए कोई और लोग हायर करते हैं अपने काम के लिए। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए इन्होंने कहा है ना कि मार्केटिंग डायरेक्टर ने नीचे और लोग हायर कर रखे हैं अपने काम के लिए, एक सेल्स मैनेजर, एक एडवर्टाइज मैनेजर और एक मार्केट रिसर्च। ये बंदा रिसर्च करेगा, ठीक है, उस हिसाब से ये बंदा उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा और उसकी वजह से सेल्स मैनेजर को सेल्स करने में आसानी होगी। समझ आ रही है कि नहीं। अब प्रोडक्शन डायरेक्टर ने नीचे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, मतलब के भी कुछ सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मटेरियल के लिए रखा हुआ है, एक लेबर के लिए रखा हुआ है, या लेट सपोज ये कहता है कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेरे प्रोडक्ट ए बनेगा, दूसरे में प्रोडक्ट बी बनेगा, वगैरह वगैरह, या एक ही प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट ए है वो इस डिपार्टमेंट में बनेगा, कंपोनेंट बी इस डिपार्टमेंट में बनेगा। तो किसी भी तरीके से ये डिवाइड कर सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल डायरेक्टर ने भी आगे कुछ लोगों को हायर कर रखा है अपने पास, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो हिसाब किताब करे, हमारी बात चल रही है, और एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट मतलब जो पैसे से रिलेटेड हिसाब किताब करे,
मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कंपनी के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका हिसाब किताब रखने वाला, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट, पैसे, रोकड़ा, मनी वही का हिसाब किताब करने वाला। समझ आ रही है? तो जब आप मुख्तलिफ फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो, दैट इज नोन एज फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। इसके बाद आता है बच्चे जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन। अब जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन किसे कहते हैं? ज्योग्राफी यानी लोकेशन। जब आप लोकेशन के बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो और जो स्ट्रक्चर है उसका एक चार्ट बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाते हो, तो दैट इज नोन एज जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन। समझाता हूं, देखो बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रीजन ए जो है उसके लिए एक बोर्ड बना रखा है, रीजन बी के लिए एक बोर्ड बना रखा है और रीजन सी के लिए एक बोर्ड बना रखा है। फॉर एग्जांपल, ये इस्लामाबाद, ये लाहौर और ये पेशावर। तो हर एक लोकेशन के लिए अलग अलग बोर्ड बना दिया कि नहीं? अब हर एक लोकेशन वालों ने नीचे अपना फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, फंक्शनल चार्ट बना रखा होगा। डिपार्टमेंट दो रीजन बी है, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक रखा होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक पर्सनल डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट। समझ आ रही है कि नहीं बच्चे? अब इसको ज़रा आसान करने के लिए ये जो हमने फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन पढ़ी ना, इसी को दोबारा नीचे मैंने इस तरह लिखा हुआ है। देखो कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिन्होंने 3 मैनेजर्स हायर कर रखे हैं, एक लाहौर में, एक पेशावर में और एक इस्लामाबाद में। अब लाहौर में जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है, उसने अपने लिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग, एक फाइनेंस, एक इंजीनियरिंग और एक पर्सनल डायरेक्टर रखा हुआ है। और फिर उन लोगों ने अपने प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए आगे अपने लिए और लोग हायर कर रखे हैं। और सिमिलरली सर पेशावर में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने भी अपने प्रोडक्शन के लिए अलग डायरेक्टर रखा हुआ है, मार्केटिंग के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग, इंजीनियरिंग के लिए अलग, पर्सनल डायरेक्टर अलग। और फिर आगे उन्होंने भी अपने फंक्शंस को ठीक तरीके से परफॉर्म करने के लिए साथ में और लोग हायर कर रखे हैं, ठीक है। तो जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लोकेशन वाइज डिवाइड करते हो और उसका फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ग्राफ बनाते हो, तो दैट इज नोन एज जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन। अब इसके बाद एक तीसरी डिपार्टमेंटेशन भी हम कर सकते हैं, जब हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके बेसिस पे अगर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, तो वो कैसे होगा? देखो बच्चे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने देखो हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कॉमन बात क्या है, उन्होंने ये सारे फंक्शंस के लिए कुछ ना कुछ लोग तो हायर करने ही करने, ठीक है। लेकिन ये कॉमन ले रखा है, इसलिए यहां पे इन लोगों ने ऊपर ही बना दिया है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया कि जो प्रोडक्ट ए है उसके लिए एक डिविजनल मैनेजर रख लिया, प्रोडक्ट बी के लिए अलग डिवीजन मैनेजर रख लिया और प्रोडक्ट सी के लिए अलग डिवीजन मैनेजर रख लिया। अब हर एक डिवीजन मैनेजर जो है, हर एक प्रोडक्ट के डिवीजन मैनेजर ने उसने प्रोडक्शन के लिए, यानी प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करने के लिए एक मैनेजर रखा है, उसको मार्केट करने के लिए अलग मैनेजर रखा है, उनके सेल्स के लिए अलग मैनेजर और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यानी डिलीवरीज के लिए अलग मैनेजर रखा हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए फिर से हमने वही मेथड यहां पे अप्लाई किया कि इधर देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर देखो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक मैनेजर रखा हुआ है प्रोडक्ट ए के लिए, एक प्रोडक्ट बी के लिए, एक प्रोडक्ट सी के लिए। जो प्रोडक्ट ए के लिए रखा हुआ है उसने ये एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रखा हुआ है अपने पास, एक उस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए फाइनेंशियल डायरेक्टर, इंजीनियरिंग, पर्सनल। अब हर एक डिपार्टमेंट मैनेजर ने अपने काम को आसान करने के लिए फर्दर और लोग हायर कर रखे हैं। सिमिलरली इस तरह प्रोडक्ट बी और इसी तरह प्रोडक्ट सी। अच्छा, इसको एक और तरीके से ज़रा सा एक छोटी सी बात करने लगा हूँ सीखने के लिए बच्चे, आप ऐसे भी इसको ज़रा अगर और डिटेल करना ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लोकेशन वाइज इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, ठीक है। अब लाहौर में आगे फिर और उन्होंने लाहौर में प्रोडक्ट ए के लिए अलग, प्रोडक्ट बी के लिए अलग, प्रोडक्ट सी के लिए अलग, और सिमिलरली इस तरह पेशावर में भी प्रोडक्ट ए के लिए अलग, प्रोडक्ट बी के लिए अलग, प्रोडक्ट सी के लिए अलग। इस तरह भी आप कर सकते हो। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी, जिस तरह आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होगे, उसी तरीके से आपने ये
जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो बनाना होगा। और इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, आपको सब पता होगा कि भाई किस बंदे का क्या रोल है बिजनेस में और उसने क्या क्या परफॉर्म करके आगे जाके एक फॉर्मल एक खास चैनल के थ्रू किस किस को रिपोर्ट करना है। इसके बाद बच्चे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। देखो बच्चे एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC कंपनी, उन्होंने पेशावर में बिजनेस शुरू किया और 10 साल बाद उन्होंने बिजनेस एक्सपेंड करते करते 10 ममालिक में बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब हर मुल्क में उनके 10 दुकानें हैं, 10 आउटलेट्स हैं, तो टोटल उनके पास कितनी आउटलेट्स हुई, 100 आउटलेट्स। अब ये सारे के सारे आउटलेट्स को अगर आप एक ही सिंगल हेड ऑफिस से चला रहे हो, तो ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहलाएगा बच्चे। कि जब आप के पूरे बिजनेस को चलाने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हेड ऑफिस होता है, जैसे एप्पल वाले हैं, जैसे सैमसंग वाले हैं, उनका प्रोडक्ट जिस मुल्क में भी बिक रहा हो, लेकिन डिसीजन मेकिंग मेन हेड ऑफिस से ही की जाती है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को आप सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने लोकल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करना है, ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में अक्सर कुछ ना कुछ ऐसे मसले आते हैं कि जो स्पेसिफिक हर एक मुल्क में अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग मुख्तलिफ से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं लोकली हर मुल्क में जो हालात हैं उससे मुताबिक उनको देखते हुए लोकली डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करूं, कि मतलब जिस भी मुल्क में मेरा बिजनेस चल रहा है उन मुल्क के रूल्स रेगुलेशन और जो करंट कंडीशंस को देखते हुए मेरे बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग की जाए। और आप ऐसा करते हो कि हर एक मुल्क के लिए, यानी अगर 10 मुल्क में ममालिक में आप बिजनेस चला रहे हो तो 10 हेड ऑफिस बना देते हो कि हर एक मुल्क में लोकली डिसीजन मेकिंग की जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यूके में आपके 10 दुकानें हैं तो उन 10 दुकानों के लिए सिर्फ यूके के लिए अलग डिसीजन मेकिंग की जाएगी, यूएसए के लिए अलग डिसीजन मेकिंग की जाएगी, दुबई के लिए अलग डिसीजन मेकिंग की जाएगी। तो ऐसे सिस्टम को आप डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हो। जैसे KFC वाले हैं, मैकडोनल्ड्स वाले हैं, मिस्टर कॉर्ड वाले हैं, या पाकिस्तान में जो एक ब्रांड है चीज़ेस का ब्रांड। ठीक है, अब इसके अलावा एक बहुत ही प्यारा एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्वेश्चन, ACCA सेंट्रलाइज सिस्टम पे चलते हैं या डिसेंट्रलाइज पे, जरा बताओ बच्चे, सोचो सोचो, शाबाश। आपका ACCA जो ना वो भी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता है। अब ये है तो यूके का, लेकिन हर मुल्क में उनका एक हेड ऑफिस होता है। जैसे पाकिस्तान में उनका जो मेन हेड ऑफिस है दैट इज इन कराची। तो पाकिस्तान में ACCA से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मतलब ज़रूरत या पाकिस्तानी कंडीशन में ऐसा कोई ना कोई भी मसला आता है, ठीक है, पॉलिटिकल फैक्टर्स कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कंडीशन ऐसे क्रिएट हो सकती है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करे, तो सबसे पहले उसको कराची में रिपोर्ट किया जाएगा और वहीं पे उसके लिए कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग की जाए। ये उनसे मतलब बात ना बने तो उसको जाके आगे रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जब आप हर मुल्क में लोकल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करने के लिए अलग अलग हेड ऑफिस बनाते हो, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब आपका पूरा का पूरा बिजनेस एक ही मेन हेड ऑफिस से चल रहा हो तो ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहलाता है बच्चे। अब बच्चे पढ़ने लगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बच्चे, सबसे पहले एडवांटेज जो है कंसिस्टेंसी। देखो, जब सारे के सारे डिविजन्स को एक ही जगह से एडमिनिस्टर करना है, एक ही जगह से देखा जा रहा है, तो उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनेंगे सेम होंगे, सब ने सेम ही फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और एक ही स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करके वही फंक्शन सब ने परफॉर्म करना है। तो इससे आप में कंसिस्टेंसी आ जाती है। आप कंसिस्टेंटली जब वही एक फंक्शन बार बार कर रहे होते हो तो ये कंसिस्टेंसी आपका एक एडवांटेज बन जाता है। दूसरा, डिसीजंस आर मेड एट वन पॉइंट सो आर ईजियर टू कोऑर्डिनेट। देखो, जब डिसीजंस एक ही जगह पे बनाए जा रहे हो तो उनको आसानी से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ से लाहौर वालों को एक इंफॉर्मेशन मिलती है, लाहौर वाले आगे जाके उसको मर्दान वालों को कोऑर्डिनेट करते हैं, मर्दान वाले उसे पेशावर वालों को कोऑर्डिनेट करते हैं, पेशावर से ये इंफॉर्मेशन होते होते इस्लामाबाद में पहुंची। नहीं, ये सारे के सारे डिविजन्स को एक ही हेड ऑफिस डील करता है। तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए, आसानी से एक ही बारी में सारे के सारे डिविजन्स की तरफ उसको कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो ये एक एडवांटेज है।
It gives better security control over operation and it is easier to enforce standards. समझाता हूँ. For example, एक डिवीजन ए है, डिवीजन बी, सी और डी. अगर सबके लिए आपने अलग अलग रूल्स रेगुलेशन रखे हुए ना, तो आप आसानी से इनको फिर मॉनिटर नहीं कर पाओगे. ठीक है, लेकिन जब सबके लिए सेम रूल्स रेगुलेशंस हो तो उनको मॉनिटर करना आसान हो जाता है और आप बेटर सिक्योरिटी चेक्स रख सकते हो. तो सेंट्रलाइज सिस्टम का एक ये भी फायदा होता है. हेड ऑफिस इज इन अ बेटर पोजीशन टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. सीनियर मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक अ वाइडर व्यू ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस. देखो, जब सारे के सारे डिविजन्स को आप एक ही हेड ऑफिस से देख रहे हो ना, तो आपको बेहतर अंदाजा हो सकता है कि कहाँ क्या और कैसी प्रॉब्लम हो रही है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. तो जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं ना, उनको बेहतर एक नजरसानी होती है बिजनेस की. Decisions are made that benefit the organization as a whole rather than just the local office. देखो, जब लोकल डिसीजन मेकिंग होगी ना, तो हर एक ऑफिस वाले ऐसे स्टैंडर्ड सेट करेंगे जो उनके अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेहतर हों. लेकिन जब सेंट्रलाइज सिस्टम पे चल रहे होगे ना, आप पूरे के पूरे बिजनेस को एक ही मेन हेड ऑफिस से आप चला रहे हो, तो हेड ऑफिस पूरे के पूरे बिजनेस की बेहतरी के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है. ठीक है, तो उनको फॉलो करके पूरे के पूरे बिजनेस को फायदा हो रहा होता है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक लोकल डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को. Senior management can keep a proper balance between different departments or functions, e.g. by deciding on the resources to allocate to each other. देखो, जब वो सारे डिविजन्स को एक ही जगह से आप हैंडल कर रहे हो, तो फेयर बेसिस पे रूल्स रेगुलेशन सेट होते हैं. ठीक है, ये नहीं कि एक डिपार्टमेंट के लिए एक जैसे रूल्स रेगुलेशन, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कुछ और जो उनको अपने कंडीशंस के मुताबिक सूट करते हो. नहीं, जो चीज बिजनेस को सूट करती है उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग होती है और सबके सबको एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं. क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज हायर ड्यू टू सीनियर मैनेजर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. अब देखो बच्चे, इतने बड़े बिजनेस को चलाना है तो लाजमी बात है स्किल्ड लोगों को ही हायर किया जाएगा ना. अब ऐसे लोगों को हायर करने के बाद, क्योंकि सारे के सारे आउटलेट्स को एक ही जगह से हैंडल करने हैं, तो अगर स्किल्ड लोगों को हायर करोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी स्किल्ड डिसीजन मेकिंग होगी, क्वालिटी बेहतर होगी, बेहतर से बेहतर फैसले होते होंगे वहां पे. Crisis decisions are made more quickly at the center without the need to refer back to या get authority etc. समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मसला आ सकता है ना, कोई भी मसला आ सकता है. कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, कोई पॉलिटिकल मसला बन गया, कुछ भी ऐसा हो गया. ठीक है, तो लेट्स सपोज इस्लामाबाद वाले जो ब्रांच में एम्प्लॉइज जो हैं उनको कोई मसला आ गया, तो एम्प्लॉय पहले मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर अपने सीनियर से बात करेगा, वो जाके मेन हेड ऑफिस में ये बात रिपोर्ट करेगा, वहां डिसीजन मेकिंग होगी और बाद में वहां उसको नीचे कम्युनिकेट किया जाएगा. इसमें बहुत टाइम लगता है. जबकि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, एक ही जगह से सब मॉनिटर हो रहा होता है ना, तो उनको पता होता है कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, क्या क्या मसले हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम, जब हमने ऊपर डिस्कस किया कि उनको पता होता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी डिसीजन मेकिंग करके नीचे उसको भेज देते हैं और सबको उसी रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलना पड़ता है. तो जल्दी से जल्दी डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो. There may be economies of scale available, for example in purchasing computer equipment and supplies. अब देखो, इकोनॉमी किसे कहते हैं? कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जनरेट करना, खरीदना, बनाना, दिस इज नोन एज इकोनॉमी. अब इकोनॉमी ऑफ स्केल, जब आप बड़े इकोनॉमी एक पैमाने पे इसी इकोनॉमी को फॉलो करते हो. सिंपल सी बात है. देखो बच्चे, अगर फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइज सिस्टम पे चल रहा है, सारे के सारे बिजनेसेस के लिए, सारे के सारे डिविजन्स के लिए एक ही जगह से खरीदारी हो रही है. एक ही डिपार्टमेंट है जो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे डिविजन्स हैं, उसके लिए खरीदारी कर रहे हैं जो भी हमें चाहिए होता है. तो फॉर एग्जांपल, हम सारे के सारे चाइना से सामान मंगवाते हैं. डिवीजन ए अपने लिए अलग मंगवाता है, बी अलग मंगवाता है, सी अलग मंगवाता है और डी अलग मंगवाता है. तो इनके अपने काम तो चल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी ऑफ स्केल आप अचीव नहीं कर सकते. लेकिन अगर एक ही डिपार्टमेंट हमने रखा हुआ है, परचेजिंग डिपार्टमेंट, और वो ये सारे के सारे डिविजन्स के लिए खरीदारी कर रहा है, तो क्या होगा? इतने ज्यादा चीजें एक ही बारी में खरीदने से, बल्क में खरीदने से आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो बड़े पैमाने पे आपको इकोनॉमी अचीव होगी. तो दिस इज नोन एज इकोनॉमी ऑफ स्केल.
आगे, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आर इन अ सिंगल लोकेशन एंड मोर एक्सपर्ट स्टाफ आर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड, कैरियर पाथ्स मे बी मोर क्लियरली डिफाइंड। अब एक ही जगह से डिसीजन मेकिंग हो रही है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अब एक ही जगह से होनी है, इतने ज्यादा लोगों के लिए होनी है, तो एक तो स्किल्ड लोग चाहिए और ज्यादा लोग चाहिए, तो ज्यादा लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में आने का मौका मिलेगा, और वो भी ऐसे लोग जो स्किल्ड लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस को चलाना बच्चों का खेल नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉलिसीज, सिस्टम, प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, वही बात फिर से कर रहे हैं कि एक पॉलिसी जो बनाई जाए, सारे के सारे आउटलेट्स को, सारे के सारे डिविजन्स को वो ही बात माननी होती है। स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी है एक ही सिस्टम पे चलना होगा सारे के सारे आउटलेट्स को। स्पेशलाइज्ड स्टाफ कैन बी यूज्ड, वही बात फिर से बताई गई है। डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज कैन बी अवॉइडेड एंड दस कॉस्ट आर रिड्यूस्ड। अब डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, देखो बच्चे, परचेज करना एक सर्विस है कि नहीं? अब डिवीजन ए अलग परचेज डिपार्टमेंट है उनके पास, डिवीजन बी के पास अलग परचेज डिपार्टमेंट है, सी के पास अलग डिपार्टमेंट है, डी के पास अलग डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट में 5-5 लोग हैं और 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो टोटल 20 लोग हो गए। लेकिन इसके बजाय अगर मैं चारों के लिए एक ही डिपार्टमेंट रखूं और उसमें सिर्फ 10 लोग अपने पास एम्प्लॉय करूं, और वो 10 लोग काफी होंगे इन 4 डिविजन्स को हैंडल करने के लिए, वही इन 4 डिविजन्स के लिए परचेजिंग के जितने भी सर्विसेज हो वो परफॉर्म कर रहे हो, तो देखो वो बार बार आपको परचेज डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे नहीं बनाना पड़ता, तो वो जो डुप्लीकेशन चल रही है ना वो खत्म हो जाती है, और 20 के बजाय सिर्फ 10 लोगों को सैलरी देनी होगी, तो वो जो डुप्लीकेशन की वजह से हम पे खर्चे आ रहे थे वो रिड्यूस हो जाते हैं। ये एक एडवांटेज है सेंट्रलाइज सिस्टम का बच्चे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रलाइज सिस्टम के ही फायदे हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के भी फायदे हैं, वो पढ़ते हैं बच्चे। लोकल offices do not have to wait for tasks to be carried out centrally। अब देखो कोई भी एक मसला पेश आया तो आप ये नहीं करोगे कि भाई उसको जाके आगे रिपोर्ट करो और फिर वहां से कोई भी रिप्लाई आने का वेट करो, नहीं, आपको इजाजत दे दी गई होती है कि लोकली आपको जिस भी चीज की जरूरत होती है आप खुद ही डिसीजन मेकिंग करो अपने लोकल सराउंडिंग कंडीशंस को देखते हुए, जो बिजनेस के लिए बेहतर हो, जो आपको बेहतर लगे उसी तरह आप डिसीजन मेकिंग कर लिया करो, तो आसानी से और लोकल सिनेरियोज और कंडीशंस को देखते हुए जल्दी से जल्दी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। उस स्पेसिफिक आउटलेट का जो भी मैनेजर होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है और वो ही जो आप पे डिसीजन मेकिंग होता है वही करता है। No reliance on head office, local offices are more self-sufficient। सेल्फ सफिशिएंट मतलब वो खुद अपने आप के लिए काफी होते हैं, मतलब हेड ऑफिस पे रिलाई नहीं करना पड़ता। वही बात फिर से बताई गई है कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने सराउंडिंग्स को देखोगे, अपनी जरूरियात को देखोगे, अपनी कंडीशंस को देखोगे, उसके मुताबिक आप डिसीजन मेकिंग करोगे, जो हेड ऑफिस का इंतजार नहीं करना पड़ता। अ सिस्टम फॉल्ट और होल्ड अप एट हेड ऑफिस विल नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एट अ लोकल लेवल। समझाता हूं, देखो एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन टेक्निकल है, अक्सर लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। देखो बच्चे, हेड ऑफिस में कोई भी मसला आएगा ना, कोई भी मसला आएगा तो उसकी वजह से लोकल ऑफिसेज इफेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा अपने डिसीजन मेकिंग के लिए खुद ही जिम्मेदार है। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे, ये जो पाकिस्तान में इजी पैसा ऐप है ना, इसमें अक्सर प्रॉब्लम्स होते हैं। अक्सर ये कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है सर्वर में, सर्वर डाउन है, अक्सर वेबसाइट्स में ये मसला होता है। क्यों? ये सेंट्रलाइज सिस्टम पे चल रहे हैं। जो बैंक्स के एप्स होते हैं अक्सर वो नहीं चल रहे होते, कहते हैं बिजी है, अपडेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे वैसे। क्यों? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे चल रहे हैं। जब ऐप का अपडेट आता है ना तो पूरे के पूरे पाकिस्तान में वो अपडेट हो रहा होता है। ये नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद के लिए अपडेट किया, लाहौर के लिए नहीं किया। कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए चल रहा है वो, ठीक है। या अगर पाकिस्तान से बाहर भी आपका बिजनेस है तो पूरी की पूरी दुनिया के लिए वो चीज, वेबसाइट या वो ऐप अपडेट हो रही होती है या उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। मतलब अगर एक जगह पे मसला है तो सबको वही मसला फेस करना पड़ेगा। ये नहीं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग मसले पेश आ रहे हो। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम पे चल रहे होते हैं इसलिए। लेकिन जब आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चल रहे हो तो हेड ऑफिस पे तो आप रिलाई नहीं कर रहे, आप तो लोकली अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो ना। तो कोई भी अगर हेड ऑफिस में मसला आता है तो उसकी वजह से लोकल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या डिविजन होते हैं वो इफेक्ट नहीं होते बच्चे।
प्रोसीजर्स मे बी टेलर्ड टू सूट लोकल ऑफिसेज। अब हर कोई अपने फायदे के मुताबिक, अपनी जरूरियात के मुताबिक अपने अपने प्रोसीजर्स फॉलो करेगा। मर्दान में जो ब्रांच है वो किसी भी काम को करने का एक अलग प्रोसीजर फॉलो करेगी जो उनको आसान लगता है। लाहौर वाले उसी काम को करने के लिए एक और प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो उनको बेहतर और ज्यादा सूट करेगा। उसी तरह प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे। Decisions are made by people with knowledge of local situation. Geographically dispersed organizations should often be decentralized on a regional area basis. कि देखो बेहतर से बेहतर डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज रखने वाले लोगों से डिसीजन मेकिंग कराई जाती है। वो लोग जिनको लोकल कंडीशंस और सिचुएशंस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है, तो उन्हीं से डिसीजन मेकिंग कराई जाती है। और जो जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब वो बिजनेस जो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में चल रहा होता है ना, बहुत सारे ममालिक में उसकी ब्रांचेस होती हैं, तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चले। क्योंकि लाजमी नहीं है कि देखो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो बहुत सारे ममालिक में लॉस पे चल रहे हैं, लेकिन अपना नाम बचाने के लिए मजबूरन उनको वो चलाना पड़ रहा है। जैसे इंडिया में जो उबर वगैरह है उधर लॉस भी चल रहा है, लेकिन बस चलाना पड़ रहा है। अब वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बात नहीं करते। लेकिन देखो ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा ना, तो हर एक जगह पे अलग अलग प्राइसेस अपने प्रोडक्ट्स की, अलग अलग तरीके से उनके प्रोसीजर्स, और जो उस मुल्क में जो प्रोसीजर उनको बेहतर और बेस्ट सूट करेगा उसी को फॉलो किया जाएगा, तो आप मुनाफे में रहोगे। तो जियोग्राफिकली जो बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड बिजनेसेस होते हैं उनके लिए बेहतर ये है कि ना डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलाया जाए। Decisions can be made more quickly because no need for head office approval. हेड ऑफिस से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। जो मैनेजर है वो खुद ही सारे फैसले करता है, तो आसानी से और जल्दी से जल्दी डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। लोकल मैनेजर्स आर एबल टू मेक देयर ओन डिसीजंस व्हिच मे हेल्प मोटिवेट देम। बात वही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया जाता है कि लोकल मैनेजर खुद ही डिसीजन मेकिंग करता है। तो जो उसने फैसला किया उस फैसले को, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर वो टारगेट अचीव हो गया तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं भी ये काम कर सकता हूं और मेरे फैसलों की वजह से बिजनेस को ये ग्रोथ मिल रहा है और इस वजह से उसको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। More opportunities for junior managers to take on responsibility. Important since job challenges and entrepreneurial skills are highly valued at today's work environment. देखो इसमें आपके entrepreneurial जो skills होते हैं वो बेहतर होते हैं। Entrepreneurs मतलब जो अकेले पूरे के पूरे बिजनेस को चला रहे होते हैं। अब लोकल डिसीजन मेकिंग जो बंदा करता है ना, उनकी यही स्किल्स इंप्रूव हो रहे होते हैं। फैसला करने का स्किल, बिजनेस को चलाने का स्किल, और यही तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कहा जाता है। अब ये बात कि भाई मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर जूनियर मैनेजर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अवेलेबल, मतलब समझाता हूं। देखो सेंट्रलाइज्ड में एक ही वो हमने परचेज डिपार्टमेंट रखा था या एक ही एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रखा था जो सारे के सारे डिविजन्स को एडमिनिस्टर कर रहा था। तो फॉर एग्जांपल अगर वहां पे हमने 100 लोग रखे थे पूरे के पूरे बिजनेस चलाने के लिए, अब हर जगह पे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, तो हर जगह अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और 10 ममालिक में हमारा बिजनेस चल रहा है, मतलब 10 एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रखने होंगे। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अगर हमने 100 लोग रखे थे तो 10 एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अगर 20-20 भी रखो तो 200 लोग बन जाते हैं। तो पहले 100 लोगों की एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी थी, अब 200 लोगों को आप एम्प्लॉय कर सकते हो। तो ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, और उनके साथ साथ अगर आपको जॉब मिल जाती है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में। There may be greater continuity between functional and general management, which may enable junior managers to make the transition to senior management more smoothly. देखो local decision making हो रही है, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है। अब ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है तो हर बिजनेस कोशिश करता है जो बेहतर से बेहतर काम कर सके ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करूं। अब अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक बंदा, आपने सुना होगा ना कि उसकी प्रमोशन हो गई, इस पोस्ट से उस पे चला गया, उस पोस्ट से उस पे चला गया। तो जैसी जैसी आप में बेहतरी आती है, आपके पास नॉलेज आती है, आपके स्किल्स इंप्रूव होते जाते हैं, तो आपको प्रमोशंस मिलती जाती है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये एक बहुत अच्छा काम होता है कि लोकली आप डिसीजन
मेकिंग कर रहे होते हो तो वो जो मैनेजर होता है, जो उसको बेस्ट बंदा लगता है, उसको स्लोली ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, क्योंकि आपके स्किल्स को देख के वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, तो आपकी पोस्ट भी ऊपर जाती है, तो आपकी प्रमोशन हो रही होती है। ठीक है, तो आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन से दूसरी जॉब डिस्क्रिप्शन से, यानी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे आसानी से जा सकते हो, आसानी से आपकी प्रमोशन हो सकती है अगर आप में काबिलियत है तो। Top managers are free to focus on matters affecting the organization as a whole and are not overly burdened or stressed with local concern। अब देखो, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, हर एक अपने लिए खुद ही डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो जो हेड ऑफिस में टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी होती है ना, उनको लोकल डिसीजन मेकिंग से छुटकारा मिल गया। उनको अब जो बिजनेस के बड़े बड़े गोल्स होते हैं ना, उन पे बेहतर फोकस करने के लिए टाइम मिल जाता है। उनको स्ट्रेस नहीं होता कि भाई ये इस मुल्क में क्या चल रहा है, उस मुल्क में क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, नहीं, क्योंकि हर कोई अपने लिए लोकली डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो इसकी टेंशन तो उनकी खत्म हो गई। तो जो बिजनेस को आगे बड़े बड़े चैलेंजेस लाहक होते हैं या बड़े बड़े गोल जो उनको अचीव करने होते हैं, उनको माइंड में रख के उसके लिए डिसीजन मेकिंग की जाती है और प्रोडक्टिव काम किया जाता है बगैर किसी स्ट्रेस, बगैर किसी बर्डन के। Easier to identify separate spheres of responsibility which may result in improved controls, performance measurement and accountability। वही बात है, लेकिन जरा अलग तरीके से कि देखो, लोकली डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो जहां जहां हर मुल्क में अपने कंडीशंस को देखते हुए जो आपको जरूरी बात लगेगी, जिस एरिया में, जिस जगह पे, जिस डिवीजन में जो इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो आप करोगे। और उसके साथ साथ आप बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा आपका एक तो कंट्रोल ज्यादा बनेगा उस पर, ठीक है, और बेहतरी आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी, और साथ साथ आप उसको मेजर भी कर पाओगे कि भाई किसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, कौन सा जो डिवीजन है कितना बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है। तो दीज वर दी एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इसके बाद बच्चे टॉपिक है पॉलिसी मैनुअल का। अब देखो बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने भेड़ बकरियों की तरह जब जो जी में आया वो कर गुजरे, नहीं, हर एक काम को करने का एक प्रॉपर ऑफिशियल प्रोसीजर होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अब ये रूल्स रेगुलेशंस हमें कौन बताता है, कहाँ पता चलता है, किस तरह बताए जाते हैं हमें? पॉलिसी मैनुअल के जरिए बच्चे। अब पॉलिसी मैनुअल का टॉपिक पढ़ते हैं कि अ पॉलिसी मैनुअल शुड हेल्प टू इंश्योर दैट ऑल पर्सनल यानी एम्प्लॉइज फॉलो प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें बताए जाते हैं, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कि as you will be starting to realize in any reasonable size business that there will be a lot of different transactions and roles being carried out by different people in different organizations। कि एक रीजनेबल साइज का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ज़्यादा वास्ट ऑर्गेनाइजेशन भी ना हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी ना हो, रीजनेबल साइज की हो, उसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, as with any entity, in order for the management to keep control of the activities, there will have to be some form of rules and regulations for the procedures। कि देखो, मैनेजमेंट को बेहतर कंट्रोल रखने के लिए, हर एक एक्टिविटी या फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स एंड रूल्स रेगुलेशन सेट करने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि देयर मस्ट बी ऑथराइजेशन पॉलिसी फॉर द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर कोई नॉन करंट एसेट परचेज करना हो तो ऐसा नहीं कि बस कर डालो, नहीं, एक खास प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। कोई नया सप्लायर चूज करना है, मतलब आप पहले एक सप्लायर से सब कुछ खरीद रहे थे, अब आप किसी नए सप्लायर से नए सप्लायर को चूज करते हो कोई भी मटेरियल परचेज करने के लिए, तो आपने खुद से ये फैसले नहीं करने, एक खास प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर्स फॉर एक्सेप्टिंग न्यू कस्टमर्स, लिमिट्स ऑन बिजनेस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्सपेंसेस आप कर सकते हो। तो ये सब कुछ एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने से, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करने से ये सब आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, इन स्मॉलर बिजनेसेस देयर वेयर ओनली अ हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, सच प्रोसीजर्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी कम्युनिकेटेड ओरली बाय मैनेजमेंट। कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें मुट्ठी भर लोग काम करते हैं, मतलब कम लोग काम करते हैं, तो वहां तो रूल्स रेगुलेशन आप ओरली भी सारे एम्प्लॉइज को समझा सकते हो। जैसे एक बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिनका एक ही छोटा सा ऑफिस होता है जिसमें 4-5 लोग काम कर रहे हो, तो उनको ओरली आप रूल्स रेगुलेशन समझा सकते हो। लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या करना होगा? पॉलिसी मैनुअल बनाना होगा, और इसी पॉलिसी मैनुअल में हर एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स सेट कर दिए जाते हैं, जिनको
इनको फॉलो करके आपने उस स्पेसिफिक एक्टिविटी या उस स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करना है, ठीक है। This often takes the form of a policy manual which will set out the required procedures for all the various functions of the business. If every employee will be expected to have read the areas relevant to their functions, and the policy manual should always be readily available for easy reference. देखो बच्चे कि ये रूल्स रेगुलेशंस जो बताए जाते हैं ये एक पॉलिसी मैनुअल का शक्ल होता है, मतलब पॉलिसी मैनुअल की शक्ल में बताए जाते हैं और ये सारे के सारे एम्प्लॉइज को पढ़ने हैं, लेकिन सब के सब रूल्स रेगुलेशंस आपने नहीं पढ़ने। मतलब हर एक फंक्शन, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है। तो आप जिस स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, आपका जो काम है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपने जॉब से रिलेटेड, अपने एक्टिविटीज और फंक्शन से रिलेटेड ही जो रूल्स रेगुलेशंस है सिर्फ वो पढ़ो तो काफी आपके लिए, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि द पॉलिसी मैनुअल शुड ऑलवेज बी रेडिली अवेलेबल फॉर इजी रेफरेंस। तो आपने आपके हेल्प के लिए, बेहतर इजी रेफरेंस के लिए इजीली अवेलेबल होता है ये पॉलिसी मैनुअल, ठीक है। हर किसी को ये रूल्स और रेगुलेशन आसानी से मिल जाने चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम बनाना होता है आपको। Although a policy manual is to be recommended as a form of control over the activities of employees, care must be taken that strict adherence to the rules does not create inflexibility। कि देखो अमूमन तो मैनेजमेंट को बेहतर कंट्रोल रखने के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस पे पॉलिसी मैनुअल को रिकमेंड करना होता है कि इसको पढ़ो और इससे इधर उधर जाने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर एम्प्लॉयज को ये रूल्स रेगुलेशन से कोई ना कोई इनफ्लेक्सिबिलिटी दिखती है, मतलब उनको लगता है कि ये रूल कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या इसकी वजह से हम वो प्रोडक्टिविटी नहीं शो कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, कोई प्रोडक्टिव कर नहीं पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें क्या करना होगा। एंड इन केसेस ऑफ डाउट्स, या उनको कोई डाउट हो किसी एक स्पेसिफिक रूल पे कि भाई इसका मतलब क्या है, या ये इस रूल में क्या समझाना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो इन केस ऑफ एनी डाउट अ मोर सीनियर मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड बी कंसल्टेड। तो जो आपसे ज्यादा सीनियर लोग बैठे होते हैं उनको कंसल्ट करना चाहिए, उनसे जाके पूछना चाहिए, ये नहीं कि आप खुद से उसका कुछ भी मतलब निकाल के कुछ भी करते फिरो, ठीक है बच्चे। अच्छा, some main points included in the policy manual are employment procedures, कि आपको किस लोगों को, कौन से लोगों को किस तरीके से एम्प्लॉय करना है, ये सारे प्रोसीजर्स एचआर डिपार्टमेंट के लिए लिखे गए होते हैं। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको अलाउड होता है कि आप घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हो। जैसे कि अक्सर आपने आईटी वाले लोगों को देखा होता है कि उनको डेटा भेज दिया जाता है और वो घर बैठे बैठे ही अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे सारा काम करके वापस भेज देते हैं। जैसे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कंपनीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो घर बैठे बैठे बना रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि क्या कल्चर फॉलो करना होगा, सीनियर से बात करने की तमीज क्या होगी, जूनियर से बात करने की तमीज क्या होगी, रूल्स रेगुलेशंस कैसे होंगे, शलवार कमीज में आना है, 3 पीस में आना है, कैजुअल्स में आना है, गाली देनी है कि नहीं, माँ बहन एक दूसरे की याद करनी है कि नहीं, किस तरह बोलने का तरीका अंदाज क्या होना चाहिए, सिर्फ इंग्लिश में बात करोगे या पश्तो में या फारसी में, ये सब कल्चर कहलाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस रिलेटेड भी पॉलिसी मैनुअल में बयान किया जाता है। कम्युनिकेशन पॉलिसीज, कि भाई जो इंफॉर्मेशन है या कोई भी कम्युनिकेशन आपने एक रेलेवेंट किसी भी एक्टिविटी के मुताबिक, किसी भी फंक्शन के मुताबिक अपने सीनियर से कंसल्ट करना है या अपने जो जूनियर से कंसल्ट करना है या किसी और कोलीग से बात करनी है, तो कम्युनिकेशन का तरीकाकार क्या होना चाहिए आपका। ईमेल के थ्रू बात करोगे, मैसेजेस के थ्रू बात करोगे, चिट्ठी लिखोगे एक दूसरे को पुराने ज़माने की तरह, समझ आ रही है कि नहीं। वर्क प्लेस गाइडलाइंस, कि वहाँ पे रहन सहन के तरीके, ऑफिस का माहौल क्या होना चाहिए, गंद किधर फेंकने का, टेबल के नीचे फेंकने का, च्युइंगम चबा के निकाल के जूते के नीचे चिपका के फिर इधर उधर कहीं भी चलते फिरो, ऐसा करने का कि नहीं, पान कहा के इधर उधर थूकने का कि नहीं, ये सारी गाइडलाइंस। एम्प्लॉइज कोड ऑफ कंडक्ट, वही बात फिर से ये आ रही है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, एक दूसरे की माँ बहन करनी है कि नहीं करनी, गालियाँ गलोच देनी है कि नहीं, लड़ाई करनी है कि नहीं, ये सब कोड ऑफ कंडक्ट कि भाई एम्प्लॉय को कैसे रहना मांगता है। अच्छा, मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस,
मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के? देखो कि द मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट मोस्ट बिजनेसेस एंटर इनटू आर सेल्स, कुछ भी चीज बेचने का, परचेजेस खरीदने का, पेइंग एक्सपेंसेस पैसा रोकड़ा पे करने का, ठीक है, पेइंग एम्प्लॉइज अब अपने बच्चा लोग को पैसा देने का, ठीक है, क्योंकि बगैर पैसे के कोई भी काम नहीं करता, ठीक है, एंड परचेजिंग नॉन करंट एसेट, कोई भी नॉन करंट एसेट परचेज करना हो तो उसकी पेमेंट करने का। अच्छा, it was mentioned earlier that the business comes in all shapes and forms. However, there will be a number of types of transaction which will be common to most businesses. कि देखो ऊपर दिए गए टॉपिक्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस मुख्तलिफ तरीके के हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं कि कॉमन होते हैं, जैसे सेल्स करना, परचेजेस करना, एम्प्लॉइज को पैसे देना, ठीक है, क्योंकि बगैर एम्प्लॉय के तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रहे हो, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अगर वहां ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है तो उन पीपल को पैसे देने होंगे, ठीक है, तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में किया जाता है। पेइंग एक्सपेंसेस या कोई नॉन करंट एसेट आपने परचेज करना हो, तो ये फंक्शंस ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर बिजनेस में पाए जाते हैं, ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा, फॉर ईच ऑफ द फंक्शन वी विल कंसीडर द की पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग एंड कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन, के इनमें से कोई भी फंक्शन आपने परफॉर्म करना हो तो जो ऑथराइज्ड हो, यानी जिसको अथॉरिटी दी गई हो, उस पर्सनल से बात करनी होगी, उस एम्प्लॉय से, यानी उस स्पेसिफिक ऑफिसर से बात करनी होगी, मैनेजर से बात करनी होगी, जो इस ट्रांजैक्शन को इसको प्रोसेस करने और इसको आखिर में कंप्लीट करने का हक और अथॉरिटी रखता हो, उससे पूछ के ये सब करने का। आगे, कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शंस। अब देखो ये टॉपिक कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हो ना बच्चे, उस पर आपको कंट्रोल होना चाहिए। समझाता हूं। लेट्स सपोज आपका कारोबार है, आप एक फूड स्ट्रीट चला रहे हो, ठीक है। अब उस फूड स्ट्रीट में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ों की दुकानें हैं, ठीक है। एक ग्रोसरी स्टोर भी है, वहाँ आपने कुछ लोग बिठा रखे हैं। अब ये ग्रोसरी वाले बड़े ही भोसड़ी वाले होते हैं बच्चे, समझा रहा हूँ आपको। देखो वहाँ लेट्स सपोज हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सेल वो कर रहा है 2000 की, ठीक है, 2000 की उसने सेल की। अच्छा, पैसे डाल दिए जेब में और चला गया घर, ना उसने इन पैसों की एंट्री की, ना किसी को कुछ बताया, कुछ भी नहीं। या फिर कल को ये जनाब आता है और देखता है दुकान में सामान कम पड़ गया, तो और सामान मंगवाना पड़ता है ना, आप कुछ बेचना है तो पहले वो खरीदना पड़ता है, 200 में खरीद के 400 में बेचना पड़ता है, ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं। तो जब उसने सामान खरीदारी की तो 1000 के सामान की खरीदारी की और जो काउंटर में पैसे पड़े होते हैं वहां से 1400 उठा लिए, तो बाकी 400 उसके जेब में चले गए, बगैर किसी को कुछ बताए, बगैर किसी इन्फॉर्म करने के, बगैर किसी एंट्री के 400 गायब हो गए। तो भाई ये तो कोई कंट्रोल नहीं हुआ हमारे ट्रांजैक्शन पे। हम सेल्स और परचेजेस तो कर रहे हैं, फंक्शंस तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल तो हमारा है ही नहीं। अब इन पे कंट्रोल रखना होता है, एंड दैट इज व्हाट कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शन मीन्स। देखो वो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर फॉर द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस देयर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन प्लेस, कि हर ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने का एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे होता है, आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन को ऑथराइज करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि सेल्स डिपार्टमेंट का एक अपना मैनेजर होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मैनेजर से पूछ के किया जाएगा। वो अगर साइन करे, ऑथराइज करे, तब वो काम होगा, वरना तो नहीं होगा। सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आपने कुछ खरीदना है तो जो आपने मैनेजर रखा हुआ है ना, ठीक है, तो वो अगर सिग्नेचर करेगा, ऑथराइज करेगा, तो ही आपने कुछ खरीदना है, वरना तो नहीं खरीदना है। इससे क्या होगा कि उस हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री हुआ करेगी, और जब हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, वो रिकॉर्ड में मौजूद होंगे, तो कोई ना कोई घपला करने का चांस नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको लॉस नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा, मसले मसाइल नहीं पैदा होंगे। अब आगे उन्होंने ये बात की है कि देखो कुछ उन्होंने कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ तरीके बताए हैं कि जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, छोटे बिजनेसेस,
उसमें तो आपको किसी न किसी तरीके से छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस ही करने होते हैं, तो उसमें तो चल जाता है, उसमें तो आप कंट्रोल ले आते हो। बड़े बिजनेसेस में आपको ज्यादा लोग हायर करने पड़ते हैं, उनको ज्यादा, अभी ऊपर हमने डिविजनल चार्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि एक ओनर आगे फिर अपने लिए मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ मैनेजर रखता है, प्रोडक्शन के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग, IT डिपार्टमेंट के लिए अलग, HR डिपार्टमेंट अलग, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। जैसे कि सेल्स ऑन क्रेडिट मेड टू न्यू कस्टमर, इफ अ सेल इज मेड ऑन क्रेडिट द goods are sent out with a promise from the customer to pay in the future. Therefore, the management of the business must be as certain as they can be that this new customer can and will pay for the goods. This means that the credit controller must be happy that the new customer has a good credit rating and is fairly certain to pay the goods. समझाता हूं कि अगर आपने कोई क्रेडिट पे कुछ सामान सेल करना है ना, बेचना है ना, तो किसी भी कस्टमर को तो आपने ऐसे मुंह उठा के किसी को भी नहीं देने नहीं, आपने चेक एंड बैलेंस के थ्रू आपको पता होना चाहिए कि ये जो कस्टमर है ये जनाब सामान ले जाके बाद में पैसे पे करेगा कि नहीं, गायब हो जाएगा। 9-2-11 नहीं होना चाहिए वो कस्टमर, वो उसको वापस आके पैसे देने पड़ेंगे। तो जिस कस्टमर के बारे में आप सर्टन हो कि हाँ ये जनाब वापस आके पैसा दे के जाएगा, तो उसको अपने पैसे देने। जैसे यहां पे लिखा गया ना कि क्रेडिट कंट्रोलर, मतलब जो बंदा रिसीवेबल्स का खाता अपने पास मेंटेन रखता है, वापस पैसे निकलवाना जिसका काम होता है रिसीवेबल्स वाले से, कि उसको हैप्पी होना चाहिए। किस वजह से? कि इसकी क्रेडिट रेटिंग मतलब उसकी पास्ट हिस्ट्री, कि पहले इसने किस किस से सेल्स किए थे, वापस पैसे दिए कि नहीं, टाइम पे दिए कि नहीं, लेट दिए कि नहीं, ये सब क्रेडिट रेटिंग कहलाता है। तो उसका क्रेडिट रेटिंग अगर ठीक हो तब जाके उसको सामान दो, और तब आप सुकून से भी रहोगे, हैप्पी रहोगे। क्रेडिट जो कंट्रोलर होगा वो खुश रहेगा कि हाँ मस्त बंदे को आइटम बेच लाए, बाद में पैसा मिलेगा। अच्छा, इसके बाद परचेजेस ऑफ गुड्स और नॉन करंट एसेट्स एंड पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, इनके लिए भी एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कैसे? कि दिस मनी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, therefore it is essential that there are necessary and valid expenditures, so a responsible official must authorize them। कि ये बहुत बड़े पैमाने पे ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो उनकी वजह से बिजनेस से जाने वाला पैसा भी बड़ा होता है, तो उसके लिए एक खास ऑथराइज्ड एम्प्लॉय को बिठाना पड़ेगा, एक खास ऑथराइज्ड मैनेजर को बिठाना पड़ेगा, कि भाई उसकी ऑथराइजेशन मिलने के बाद ही आप कुछ एक्सपेंसेस के पैसे पे कर सकते हो या कुछ खरीद सकते हो। जब तक ये बंदा ऑथराइज नहीं करेगा, ठीक है, आपने ना कुछ खरीदना है, ना किसी को किसी भी किस्म के पैसे देने, कुछ भी आपने पे नहीं करना, कोई भी एक्सपेंसेस के पैसे नहीं देने, जब तक उस स्पेसिफिक पर्सन की ऑथराइजेशन ना मिले आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी एम्प्लॉय आके कुछ भी कर गुजरे, नहीं। One of the largest payments made by most organizations is that the wages bill for their employees, कि सबसे बड़ा खर्चा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? अपने एम्प्लॉइज को पैसे देना। ठीक है, it is essential that only bona fide employees are paid for the actual hours they have worked। bona fide यानी जो लोग ऑथोराइज्ड हो चुके हो कि हाँ ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनकी कोई हिस्ट्री हो। ऐसे भी नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला आएगा। देखो एक बहुत बड़ा मसला हुआ था ऐसा, तो एक कंपनी थी जिसमें एक मेंटेनेंस वाला काम करता था, वो खबीस ने बाहर जाके एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर करवा ली थी, 1000-2000 या $200-300 दे के। अब रजिस्ट्रेशन का क्या, रजिस्ट्रेशन तो हो जाती है, अपने नाम के स्टैंप बनवा लिए थे और पता नहीं क्या क्या बनवा लिया था, रिसीट्स बनवा लिए थे। अब लीगल था, तो वो $1 बिलियन कंपनी में खुद सफाई करता था और हर 4-5 दिन के बाद आके $50 का बिल बना दिया, $200 का बिल बना दिया, $150 का बिल बना दिया, $600 का बिल बना दिया, $400 का बिल बना दिया कि भाई इतना काम किया है मैंने, ये मेंटेनेंस का काम हुआ है, वो काम हुआ है, ये काम हुआ है, ऐसा हुआ है। और वो मिलियंस एंड बिलियंस में ट्रेड करते थे वो लोग, तो उनको $40-50 से क्या फर्क पड़ता था, $100-200 से। कभी 1000 का बिल बना, कभी 600 का, कभी करते करते कुछ सालों बाद जब वो पकड़ा गया तो उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स पड़े हुए थे। ये सब वो फ्रॉड करके $मिलियंस कमा लिए थे उस खबीस ने।
तो आपको आंखें बंद करके ये सब नहीं पे करना चाहिए, ठीक है। जो बोनाफाइड लोग होते हैं, जो ऑथराइज्ड लोग होते हैं, सिर्फ उनको पेमेंट करनी होगी। Therefore, authorization of the payroll is very important part of any business। इसलिए हमने पूरा का पूरा पेरोल सिस्टम अपने पास रखा होता है, ठीक है। और पेरोल सिस्टम किसे कहते हैं कि जो बोनाफाइड लोग हैं, उनकी हिस्ट्री पड़ी हुई है, उनको पैसे पे करने के जो अमल है, दैट इज नोन एज पेरोल सिस्टम। समझ आ रही है कि नहीं?